धक्का मेरे जैसे लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, उसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जो विकल्प की राजनीति के सपने में विश्वास करते रहे। और धक्का पूरे ऑपोजिशन के लिए है, उनके लिए भी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक टोटल डोमिनेंस की राजनीति में विश्वास करती है, और वो राजनीति जब चलेगी तो सबका नंबर आएगा, आज इसका कल को उसका। इसलिए जरूरत है कि पूरा विपक्ष इस राजनीति से सबक सीखे, एक दूसरे पर टिप्पणी छींटाकशी करने की बजाय मिलकर जुड़कर देखे कि यह हार क्यों हुई और इससे क्या सबक लिए जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तभी इस अवसर को इस संकट को, इस धक्के को एक अवसर में बदला जा सकता है। योगेंद्र जी, आपने कहा कि आप मुझे निराश करेंगे अगर आपने व्यक्तिगत आपका जो अनुभव रहा आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ में, उसके आधार पर आप टिप्पणी करेंगे, तो मुझे नहीं करेंगे तो जिसके वजह से मुझे निराशा होगी। लेकिन मैं अलग तरीके से आपको यही सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी इस तर्ज पर कि उस वक्त जो राजनीति चल रही थी, जो राजनीतिक नेता उस वक्त भारत में दिख रहे थे, उससे हटकर एक ऐसा नेता सामने आ रहा था, ऐसा नेतृत्व सामने लाने की कोशिश चल रही थी कि जिसने लोगों की भावनाओं को छू दिया कि भाई इस तरीके से भी राजनीति हो सकती है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को ऐसा मौका मिला जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को देश में नहीं मिला था। 3 महीने के भीतर पार्टी सत्ता में भी आ गई थी। तो वो जो जिसे हम कहते हैं ना कि आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो पार्टी के साथ में थी, उस पर लोग निराश हुए हैं। उसी के वजह से आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह दिन देखना पड़ रहा है। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? क्या आप उस तरीके से इस हार को देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी इस उम्मीद को जगा के आई थी कि वो राजनीति को बदलेगी। वो तो हुआ नहीं। राजनीति ने आम आदमी पार्टी को बदल दिया, और ये बात पहले 2-3 साल में ही हो गई थी, 2015-16 तक हो गई। तो ये कि आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति करने आई है, ये उम्मीद 2015-16 तक समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो तो नहीं, हम गुड गवर्नेंस करेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे, हम शिक्षा में, रोजगार में, हम स्वास्थ्य में कुछ बेहतर करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं, आज भी इस बात को दर्ज किया जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में और मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से दिल्ली में पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर काम किया। करप्शन कम नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन ये काम किया। ये भी पहले टर्म में हुआ जिसका उन्हें लाभ मिला, और उन्हें एक बहुत शानदार सफलता 2020 में दोबारा मिली। लेकिन उसके बाद मामला ले दे के कुछ 2 योजनाओं पर ही सीमित रह गया कि भाई हम मुफ्त बिजली देंगे, हम आपको बस की फ्री टिकट देंगे। दिल्ली में जो बुनियादी बदलाव करने थे, उस राजनीति में आम आदमी पार्टी असफल रही। उसका एक कारण तो यह भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरा विपक्षी दलों की तरह से व्यवहार करना शुरू किया, हर चीज में अड़ंगे लगाए। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी ने खुद ने वो क्षमता नहीं दिखाई कि वो दिल्ली के अंदर बुनियादी बदलाव कर सके। 2022 में एमसीडी का चुनाव जीत लेने के बाद तो अब ये बहाना भी नहीं बचा कि एमसीडी की वजह से दिल्ली गंदी है। तो इन सब सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। और इस संदर्भ में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे आम आदमी पार्टी पे, जब शीश महल की बातें हुई, अब जनता इसमें विश्वास करे ना करे, लेकिन बाकी पार्टी को आम आदमी पार्टी में अंतर कम लगने लगा। इसी मुद्दे को मुझे छूना था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के बंगले में 10 एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद शुरुआत में 29 एयर कंडीशनर्स लगे हुए। उसके बाद मीडिया ने तमाम कवरेज दिया था कि वो वैगन आर में बैठकर अपने मुख्यालय जा रहे हैं, और उसके बाद जो बदला हुआ स्वरूप, यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनसे ठेस पहुंच गई लोगों के मन में, और कहा कि भाई ये तो वैसे ही है जैसे बाकी लोगों के साथ में, अगर वो नहीं कहते तब भी शायद सत्ता में रह पाते। हाँ, ये एकमात्र वजह नहीं है, मगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में ये कह के आते हैं कि सब चोर हैं, तो भाई लोग आपका अकाउंट तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। और अगर उसके बाद शराब के घोटाले के आरोप लगे, चाहे वो साबित नहीं हुए, और मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को सीधा करप्शन का दोषी मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाग तो लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब इतनी लंबी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। आप कहते थे उनकी कोठी में इतने एसी हैं, अब आपने शीश महल बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन आप में और दूसरों में अंतर तो कोई खास दिखाई नहीं देता ना। तो मतलब जो जनता जिसको पहले मंदिर मानती थी, अब वो दुकान नहीं।
अब दुकान में जब व्यक्ति जाता है तो फिर मोल भाव भी करता है, पड़ोस की दुकान पे भी नजर रखता है, कहता है अच्छा वहां दाम अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं। वो बात हुई है जो कि आम आदमी पार्टी के को बाकी पार्टियों के बराबर कर देती है, और फिर उसके बाद तौल भाव होता है कि अच्छा एक बार बीजेपी को मौका देके देख लो भाई। आखिर में योगेंद्र जी, मुझे पता है कि आपको जाना है, मुझे एक संक्षेप में आपसे चाहिए कि कांग्रेस की भूमिका को लेकर इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स कई सवाल उठा रहे हैं। आपने उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी देखा होगा कि और लड़ लो एक दूसरे के साथ में। समाजवादी पार्टी कह रही है, वहां शिवसेना यूबीटी कह रही है, सभी लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया अलायंस को अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर एक बार फिर सोचना होगा, या इंडिया अलायंस का सपना अब टूट चुका है, सिर्फ लोकसभा टू लोकसभा इंडिया अलायंस एक दूसरे के साथ में आते रहेंगे? दिल्ली में कांग्रेस की परफॉर्मेंस निराशाजनक है, और मुझे ऐसी आशा है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार में कोई सुख नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो बहुत हल्कापन होगा ऐसा कुछ करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आए। वो एक साथ आ जाते तो इतने से कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीत जाती, मुझे नहीं लगता है। वो कागज का गणित ठीक नहीं होता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया अलायंस खासतौर पे महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद काफी ढीला पड़ा है, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आज के धक्के के बाद एक दूसरे को कोहनी मारने की बजाय, एक दूसरे के दुख में सुख लेने की बजाय, इंडिया कोलिशन के नेता बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि सिर्फ चुनाव से पहले सीट का गणित बना लेने भर से अलायंस नहीं होता। अलायंस का मतलब है आप मिलकर देश के सामने एक नया नक्शा दो, देश के सामने एक विकल्प पेश करो, और उसके संघर्ष को लेकर सड़क पे उतरो। जब तक इंडिया गठबंधन के लोग ये नहीं करते, तब तक लोकसभा चुनाव में मिली हुई अप्रत्याशित सफलता का जो जितना पुण्य है, वो सारा धीरे धीरे चुकता जाएगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, साथ में एक बहुत बड़ा अवसर भी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी कि आपने अपनी भूमिका हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो योगेंद्र यादव संस्थापक थे आम आदमी पार्टी के, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, इंडिया अलायंस को इससे सीख लेने की जरूरत है। अब दंगल की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग डांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर संजय कुमार को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका प्रेडिक्शन सीट शेयर को लेकर करीब करीब ठीक साबित हुआ है। संगीत रागी और आशुतोष भी मेरे साथ यहां पर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। शुरुआत मुझे कांग्रेस से करनी है क्योंकि बीजेपी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, लेकिन आपने सुना योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि भाई आपको सीख लेनी चाहिए, वरना आपस में लड़ते रहोगे और सबका नुकसान करते रहोगे। चरणजीत सिंह सप्रा जी जल्दी से, उसके बाद अनुराग ढांडा भी बात करेंगे इसको लेकर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सीख की बात है तो वो सीख की बात मात्र कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, वो सीख की बात सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो सबकी जवाबदारी बनती है। जहां तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि दिल्ली का चुनाव 11 साल से अरविंद केजरीवाल की वहां पर सत्ता थी, एक उनके खिलाफ ये जनमत संग्रह हुआ है, यानी रेफरेंडम एक उनके खिलाफ हुआ है कि किस तरह से उनका जो कुशासन था या उनकी जो गलतियां थी, जो उन्होंने छल कपट किया या वादा खिलाफी की या विश्वासघात किया, लोगों से वादे करके उसको पूरा नहीं किया, ये उन चीजों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने ये चुनावी नतीजे दिए हैं। अभी योगेंद्र जी ने क्या कहा सुना कि नहीं आपने? आप खुश मत होइए, वो हार गए, आप भी तो जीरो ही निकले हैं 3 लगातार चुनाव में। नहीं जीरो निकले, जरा भी खुश नहीं हो रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, जरा भी खुश नहीं हो रहे हैं। हमने देखा ये कि दिल्ली के अंदर हमको चुनाव लड़ने की जरूरत है, और आम आदमी पार्टी का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, उसके दूसरे या तीसरे दिन तो गोपाल राय ने डिक्लेयर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम अकेले जाएंगे इस चुनाव में। तो कांग्रेस इस गलती में भागीदारी नहीं है इतना। आम आदमी पार्टी ने ये पहले तय किया था और पहले डिक्लेयर कर दिया था। चलिए आपको नंबर दिखा देते हैं। हम राजनीतिक संस्था नंबर दिखा देते हैं। 13 सीटें हैं, 13 सीटें इंक्लूडिंग 13 सीटें हैं, 13 सीटें नहीं, मैं आपको नंबर दिखा देता हूं ना। 13 सीटें हैं जो कांग्रेस के वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल की सीट, जहां पर संदीप दीक्षित मात्र 4,500 के करीब कुछ वोट पाए हैं, और 3,000 सवा 3,000 वोट से वहां पर अरविंद केजरीवाल हार गए। अनुराग ढांडा, मैं सही कह रहा हूं ना? कांग्रेस को आप जिम्मेदार मानते कि अपनी करतूतों को? आपने योगेंद्र यादव को भी सुना, अपने पितामह है वो आम आदमी पार्टी के। नहीं, सप्रा
सपना जी आपके पास आएंगे पहले, अनुराग ढांडा। साहिल जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको असेस किए जाने की जरूरत है। जैसा ये कह रहे हैं कि भाई रूट आउट हो गए या बुरी तरह से शिकस्त हो गई, मुझे लगता है वोटर परसेंटेज में अगर अभी भी देखें तो 2-2.5% का ही भारतीय जनता पार्टी से डिफरेंस है। ये निश्चित तौर पे लोगों ने मैंडेट दिया है, हम लोगों को एक जनमत दिया और हम उसको विनम्रता से स्वीकार भी करते हैं और उसको लेकर के मेहनत भी करेंगे। हमारी कमियां कहाँ रही उसको इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा रेलेवेंस इस चुनाव में था। जो लगभग पिछली बार प्रदर्शन था, लगभग वैसा ही प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जितना हमारा वोट परसेंट रिड्यूस हुआ, वो क्यों हुआ, उसको इंट्रोस्पेक्ट हम जरूर करेंगे। और साथ ही ये भी है कि 10 साल तक हमको मौका मिला, हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से दिल्ली के लोगों की सेवा की। अब बीजेपी की बारी है, लोगों ने बीजेपी को जनमत दिया है, जो लोगों ने उम्मीद लगा के उनको जनमत दिया है वो उसको पूरा करें, हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें रिजल्ट में अभी इतना ही देखा जा सकता है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता अभी तक ज्वाइन नहीं किए, मेरे ख्याल से बीजेपी मुख्यालय में भीड़ जुट रही होगी, वहां पर लगे होंगे। लेकिन संगीत रागी हमारे साथ में है ही। संगीत जी, क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चलिए एक मिनट, कोई खबर पहले आ रही है। पहले बीजेपी मुख्यालय, जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भाषण करने वाले हैं। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मोदी भारत माता की। ये देखिए सीधा ऑडियो आप सुन रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय से। आप कह रहे थे संगीत रागी, परवेश वर्मा तो अभी देखिए वो अभी गुरुद्वारा गए थे, इंटरव्यू जिस तरीके से दे रहे, मान के चले कि वही बन जाएंगे। साहिल जब पार्टियां हारती हैं तो वोट परसेंटेज में बात करती हैं, ये जानते हुए कि फर्स्ट पास पोस्ट जैसे लोकसभा में बीजेपी गिना बिल्कुल कोई भी पार्टी, और जब जीतती है तो सीटें के बारे में बात करती है। दूसरी बात, मैं कल भी कह रहा था कि देखिए 12 सीट जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हैं। 12 सीट पर बहुत मैसिव यदि मैंडेट यदि आम आदमी पार्टी को है तो कंप्यूटिंग के दृष्टि से यदि उसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो 58 सीटें हैं उसका यदि आप एवरेज निकालेंगे तब लगेगा कि ये जो 44% की बात कर रहे हैं वो और नीचे खिसक करके, इसको संजय जी से आप बात कर सकते हैं, ये और नीचे खिसक करके 41-42% पर आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो और ये सारी चीजें। जब तीसरी बात देखिए अभी तक जो है ना, अभी तक इलेक्शन